हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। सिलेक्ट सिविल्स में आपका स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं 14th जेपीएससी 14 जेपीएससी जिसकी टेंटेटिव डेट क्या है 8 मार्च है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं नोटिफिकेशन आने से पहले। ठीक, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हम अब तक हम क्या कर रहे हैं कि इन करंट अफेयर्स को साल भर की जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 उसके बाद से जो बाकी के 2 ढाई महीने के करंट अफेयर उसको हम लास्ट में करवाएंगे। अभी हम क्या करें इन 12 महीने के करंट अफेयर्स को 16 टॉपिक्स में डिवाइड करके हम खत्म कर रहे हैं। ठीक, इसमें से दो जो सबसे बड़े टॉपिक हैं उन्हीं को हम पहले टारगेट कर रहे हैं। मेजर नेशनल इवेंट, इसके 6 वीडियो आपके हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे फिर कंप्लीटली फ्री। और बाकी के मेजर इंटरनेशनल इवेंट इसके 3 वीडियो रहेंगे। बाकी सारे टॉपिक जो है एक एक से एक वीडियो मोस्टली या 2 टॉपिक एक वीडियो में हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों को छोड़ करके इनको मेजर नेशनल ये वाला नेशनल इवेंट ये सबसे बड़ा था, 6 वीडियो लगा, लगभग 6 घंटे का है। इंटरनेशनल इवेंट के 3 वीडियो हैं 3 घंटे के, क्योंकि चूंकि सिलेबस में ऐसे ही मेंशन है, सिलेबस आपका मेंशन है करंट अफेयर के लिए नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट, इसीलिए हम इसको सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं। इनका नाम मेंशन है कि मेजर नेशनल इवेंट ऑफ द ईयर, मेजर इंटरनेशनल ऑफ द ईयर तो नहीं मेंशन है, लेकिन सिर्फ मेंशन है नेशनल इवेंट। राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में करंट अफेयर पूछा जाएगा आपका, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हुई उनके बारे में करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक, तो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 12 महीने के करंट अफेयर हम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल इवेंट का दूसरा वीडियो, हमने आपको बताया ना 3 वीडियो टोटल बनेंगे, तो पहला आपको बता ही चुका हूँ, दूसरा जो है ये दूसरा वीडियो। ठीक, नेक्स्ट टाइम पे हम तीसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। 16 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, ओके, आते हैं। चूंकि आपको क्या है बहुत कम टाइम है, आपको लग रहा है कि 103 सीट है भैया, 103 सीट है, अब क्या किया जाए, डर लग रहा है, तो आप खुलकर खेलिए। 103 सीट्स है ना, आपको डर भी लग रहा है, खुल करके लिए क्या खुल करके लिए जाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक, करंट अफेयर पढ़िए और साथ ही साथ मॉक लगाइए। ये 3 कर लिया, डर भी लग रहा है, मेहनत भी, चूंकि डर लग रहा है आपको श्योर है कि आपका होगा ही नहीं, आप इस तरीके से डर रहे हैं, लेकिन पेपर पर्चा आपने भर दिया है, एग्जाम तो देने जाना है ना, तो खुलकर गेम खेलिए कि चलिए हो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप मान के ही चल रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं हो गया तो आपको एक मेंस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ खुल के खेलने का गेम है। सीरीज हार गए हैं, मान लिया 5 मैच की सीरीज थी और आपकी टीम 4 मैच हार चुकी है, 4-0 से आप पीछे हैं, तो आखिरी मैच में क्या करेंगे? आखिरी मैच आप कोशिश करेंगे कि जीतें? नहीं, आखिरी मैच में आप सोचेंगे कि ऐसा ऐसा मतलब खुल के डिफेंसिव नहीं खेलना है, ऐसा खुल के खेलें कि अगर हार गए तो क्या हो गया, 5-0 से हार जाएँगे, 4-0 से तो हारे ही हैं। लेकिन अगर कहीं जीत गए तो 20 ओवर के मैच में बना देते हैं 300 रन। हारे तो हैं, लेकिन इस बार 20 में से रिकॉर्ड बना देते हैं कि टी20 में इतना बना ही नहीं है कभी। 400 रन बना देते, 350 रन बना देते हैं, 150 रन मार देते हैं, दोहरा शतक मार देते हैं। इस तरीके से खुलकर खेलिए। तो उस खुल के तरीके में क्या है, कहीं से आप जाकर के पीवाईक्यूज करिए, कहीं से भी हमारे चैनल से कहीं से भी पीवाईक्यूज करिए, कहीं से जाके करंट अफेयर पढ़िए और कहीं से जाके आप मॉक लगा लीजिए। वो कहीं में आप हमारे यहाँ लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है। मॉक 99 रुपीज़ में आपको मॉक मिलेगा, 15 मॉक। ठीक, किताबें पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आपसे कह रहा हूँ लेटे लेटे पीवाईक्यूज के लेक्चर सुन लीजिए हमारे, लेटे 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 रहिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए और मॉक टेस्ट आप बैठ के लगा लीजिए। इतना आप कर सकते हैं। आराम से 2-3 लेक्चर पीवाईक्यूज के हर एक वीडियो को सुनिए, करंट अफेयर्स के हर एक वीडियो को 2-2 बार 2x 1.5x की स्पीड में देखिए, लेटे लेटे मॉक लगा लीजिए, कहानी खत्म। क्या पता आप मार ही दे डबल सेंचुरी, टी20 में डबल सेंचुरी आप मार सकते हैं। तो उसके लिए 99 रुपये का ऐप पे हमारे सिलेक्ट सिविल्स ऐप पर अवेलेबल है। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल, ये जो लेक्चर नंबर 2 है उसका पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इवेंट का लेक्चर नंबर 2 क्या कह रहा है? रशियन साइंटिस्ट ये कह रहा है कि थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है रशियन साइंटिस्ट हैव बिगन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स, नाम याद रखना, एंटरोमिक्स नाम का एक mRNA कैंसर वैक्सीन है जिसका ट्रायल शुरू हो गया, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। ठीक, रूसी वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत कर दी गई। कई टाइप की वैक्सीन होती हैं, वो एक होती है उसी में mRNA। अभी तक कैंसर की वैक्सीन नहीं आई थी। बाकी आपने कोविड की वैक्सीन देखी थी, उसमें भी कुछ वैक्सीन क्या थी, mRNA वैक्सीन थी। ठीक, कुछ वैक्सीन दूसरे टाइप की थी। mRNA वैक्सीन क्या होता है कि आरएनए को मॉडिफाई वगैरह कर करके ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमारी सेल्स जो हैं वो कैंसरस सेल को क्या हो सके, पहचान लें। तो इस तरीके ऐसी वैक्सीन तो बहुत होती थी, लेकिन कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये वैक्सीन जो है नई वैक्सीन बनाई गई है। इसको रशिया ने बनाया और क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं। अभी कंट्रोल्ड वे में इसका ट्रायल शुरू किया जा रहा है और इस वैक्सीन का क्या नाम है, एंट्रोमिक्स। आप ये मान लीजिए मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी न्यूज़ है। मेडिकल साइंस ने सब कुछ नियर टू खोज लिया है, सिवाय अमर होने के अलावा बाकी लगभग सब कुछ खोज लिया गया है। एक चीज़ फँसी हुई है, वो है कैंसर।
तो अगर इसकी एक बार वैक्सीन बन जाती है तो समझिए कि एक चमत्कार ही माना जाएगा, ठीक। अल्बानिया हैज़ अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर, ये सब ऐसे ही न्यूज़ है लेकिन चूँकि दी हुई है। अल्बानिया ने क्या किया है कि दुनिया की पहली एआई निर्मित सरकारी मंत्री डिएला की नियुक्ति की है, किस लिए? करप्शन रोकने के लिए। अब सोचिए इसका कोई लॉजिक है, करप्शन रोकने के लिए? इस मंत्री के नाम पे कोई और करप्शन कर लेगा, अब ये तो चूँकि एआई है, अब इसको गिरफ्तारी भी नहीं होगी। तो इंसान जो है करप्शन करने के लिए हमेशा लूप होल निकाल लेता है। कुछ भी कर लीजिए, करप्शन करने के लिए लूप होल मंत्री लोग निकाल ही लेंगे। ठीक, लेकिन आपको याद रखना कि किस ऑब्वियसली पॉलिटिकल व्यू पॉइंट तो देने में नहीं आया हूँ, आपको न्यूज़ बताने आया हूँ, ठीक। अल्बानिया ने क्या किया, अल्बानिया एक राज्य देश है, यूरोप में जाएंगे, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जिसने क्या किया, एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर नियुक्त की है, ठीक। पहली कंट्री है। उसी तरीके से फर्स्ट कंट्री जिसने सोशल मीडिया पे बच्चों के बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। इस तरीके की न्यूज़ पूछी जा सकती है। अगली न्यूज़ क्या है, हिंदी में पढ़ देते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अल्बानिया ने दुनिया की पहली एआई निर्मित सरकारी मंत्री डिएला की नियुक्ति की। इसका नाम क्या है, डिएला। अगला न्यूज़ क्या, आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट वन द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड है, उसको आंध्र प्रदेश ने जीता है, ठीक। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन द कास्बर्ग रिज इन द इंडियन ओशन। जो ऑब्वियसली हमारा जो इंडियन ओशियन है, हमारा क्या सबका है, और नाम हमारी कंट्री पे पड़ा हुआ है, तो जो ये इंडियन ओशियन है, ये जो रीजन है, यहाँ यहाँ पर कास्बर्ग रिज है, यहीं पर क्या है, रिज है। रिज क्या होती है, पहाड़ होते हैं, समझिए। वहाँ पर इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट मिल गए हैं। यूएन क्लॉज एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन, ये ओशियंस को कंट्रोल करती है। उसने क्या किया कि इंडिया को एक राइट दे दिया है कि आप पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को का खनन कर सकते हैं। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या होते हैं, पॉली मतलब होता है बहुत, और मेटालिक मतलब मेटल्स। तो बहुत सारे मेटल्स एक जगह इकट्ठा, बहुत टाइप के मेटल एक ही सल्फाइड के ओर में मिले होते हैं। तो जैसे कॉपर भी मिला हो सकता है, ठीक, और लेड वगैरह, और तमाम तरीके का टिन वगैरह, और इस तरीके के महंगे मेटल्स जो हैं इन पॉलीमेटालिक में मिले हुए हैं, तो इनको खनन करने की अनुमति मिल गई। अभी तक ये, क्योंकि ये जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड है, ये एकदम ओशियन के बेड्स में होते हैं, गहराई में होते हैं। तो यहाँ पे खनन करने से क्या होता है कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस होता है। एक तो हमारे पास टेक्निक नहीं है, और दूसरा क्या है कि इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब चूंकि टेक्निक तो आ गई है, ठीक, लेकिन इन्वायरमेंट तो अभी भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए कंट्रोल वे में दिया जा रहा है राइट, कि भैया ये नहीं कि पूरा खनन करके खत्म कर दो पूरे समुद्र को। तो वही न्यूज़ है कि एक्सक्लूसिव राइट किसको मिल गया है, इंडिया को। भारत हिंद महासागर के कास्बर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के विशेष अधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। अगली न्यूज़ क्या है, देखिए, इंडिया और ग्रीस के बीच में पहली बार एक्सरसाइज हो रही, मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब एक तरीके का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो ग्रीस के साथ पहली बार हो रहा है। मतलब अलेक्जेंडर के टाइम से इंडिया और ग्रीस का रिलेशन है, लेकिन ये पहला एक्सरसाइज है इंडिया और ग्रीस का मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक। उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आईएनएस ट्राइकंड। तो त्रिकंड जो है, आईएनएस त्रिकंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बस ये याद रखना है, ठीक। इंडिया ग्रीस बायलैटरल एक्सरसाइज। जब हम डिफेंस न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सोचिए, मतलब 200, मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर ने 270 बीसी के अराउंड में जो है इंडिया पे अटैक किया था, तब से इंडिया और ग्रीस का कनेक्शन है। लेकिन मैरीटाइम एक्सरसाइज पहली बार हो रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मोरक्को में। मोरक्को में इंडिया ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने, राजनाथ सिंह ने। भारत के पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किसने किया, विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। किस देश में किया, मोरक्को में। तो यानी भारत अब फॉरेन में भी क्या करेगा, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक। आपने देखा होगा इंडिया के इधर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हद तक बढ़ावा हुआ, कहने को बढ़ावा हुआ। अगला क्या है, चाइना विल लॉन्च दी के वीजा ऑन अक्टूबर 1 2025 टू अट्रैक्ट यंग स्टेम प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स ऑफरिंग मल्टीपल एंट्रीज, लॉन्ग स्टे ड्यूरेशन एंड सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन, ठीक है। कह रहा है चाइना एक के वीजा लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करेगा, के वीजा। उसके तहत जो स्टेम फील्ड में काम करते हैं, स्टेम क्या होता है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, या मैथमेटिक्स है, इस फील्ड से आप पढ़े लिखे हैं, इस फील्ड के आप प्रोफेशनल हैं, तो चाइना आपको क्या करेगा, के वीजा देगा। के वीजा से क्या होगा कि आप आराम से चाइना में बिना डिटेल प्रोसेस किए, बिना स्क्रीनिंग किए, या बार बार आपको वीजा जो है रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा, लॉन्ग वीजा देगा। क्या देगा, लॉन्ग वीजा देगा। अगर आप किस फील्ड में है, STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, उस वीजा का क्या नाम है, के वीजा। क्या नाम है वीजा का, के वीजा। किसके लिए शुरू की गई है, स्टेम प्रोफेसर, स्टेम
पेशेवरों के लिए की गई है, ठीक। द ब्रिक्स स्टैब्लिश न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड राजीव रंजन, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर द 5 ईयर टर्म। ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स ब्रिक्स तो आप जानते हैं ना, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसने एक बैंक स्टैब्लिश किया था 2015 या 16 में, 2015-16 में, मुझे ध्यान नहीं है। उसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर 5 साल के लिए किसको बनाया गया है, राजीव रंजन। राजीव रंजन थे कौन, हैं कौन, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करती है, डिसाइड करती है, और RBI का गवर्नर इस कमेटी का क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके ये मेंबर थे। तो उनको क्या किया गया है कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। किसको अपॉइंट किया गया है, राजीव रंजन को, ठीक। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य राजीव रंजन को अगले 5 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक। यूक्रेन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल नेम्ड फ्लेमिंगो। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नाम की मिसाइल को टेस्ट किया। भारत का लगभग 80% झींगा निर्यात करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% शुल्क के कारण आर्थिक नुकसान का सामना कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा झींगा, या जिसको बोलते हैं श्रिम्प, सबसे ज़्यादा इस न्यूज़ में खास बात यह है कि श्रिम्प, पता चल गया कि इंडिया का 80% श्रिम्प कौन एक्सपोर्ट करता है, आंध्र प्रदेश। तो हमने वो न्यूज़ ली है, ध्यान दिए, 2 टाइप की न्यूज़ ली है। एक तो न्यूज़ खुद इंपॉर्टेंट है, और एक उस न्यूज़ में कुछ वर्ड हैं, कुछ फैक्ट हैं जो वो इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको एक फैक्चुअल नॉलेज पता चल रही है कि भारत का 80% झींगा निर्यात कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इसमें टैरिफ का कोई न्यूज़ नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये सब पॉलिटिकल गेम है, ये सब सच्चाई नहीं है। अभी दो ठंडे हो ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। एशियाज लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर हैज बीन अनवील्ड इन साबरमती, मेकिंग अ मेजर अपग्रेड इन रेलवे मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर, आपको पता होगा, जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह बैठते हैं, यहाँ लाइट वाइट जलती रहती है, वो कंट्रोल करते हैं ट्रेन के आने जाने को। उस तरीके का कमांड सेंटर जो सबसे बड़ा है एशिया का, वो कहाँ शुरू किया गया, साबरमती में शुरू किया गया। कहाँ, साबरमती में। फिर से MCQ, आपको फिर 15 MCQ, खुल के खेलना है, क्या करना है, PYQ लगाना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और 15 MCQ सॉल्व कर लिए, कहानी खत्म, 99 रुपए में, ठीक। उलगुलान है, अगर कंप्लीट GS2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उलगुलान बैच हमारे ऐप पर, आपको सिलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिलेगा, ठीक। मेंस का अभी भी, मेंस के लिए भी परेशान है अगर, तो मेंस का भी सोल्यूशन है हमारे पास, मंथन है, संपूर्ण है, ठीक। जाइए, मेंटरशिप वगैरह भी आपको इसमें है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल टू टियानजिन, चाइना टू पार्टिसिपेट इन 25th SCO समिट। SCO समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, SCO समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए, तियानजिन गए। SCO क्या होता है, SCO क्या है, संघाई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, संघाई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, SCO है, ठीक। संघाई कहाँ है, चाइना में। तो वहाँ उसके 25वें उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए समिट में। SCO का 25वां समिट कहाँ पे हुआ, तियानजिन में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी गए पार्टिसिपेट करने। नरेंद्र मोदी 25वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चाइना के तियानजिन पहुंचे। तियानजिन आप जानते हैं ना, तियानजिन चाइना में बड़ी फेमस जगह है। थोड़ा सा SCO के बारे में देखते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब स्टैब्लिश हुआ था, 2001 में। कहाँ पर, शंघाई, चाइना में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। स्टैब्लिश हुआ था शंघाई में, इसीलिए नाम है शंघाई, लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में, कंफ्यूज नहीं होना। इसके 10 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, और बेलारूस है। इंडिया पाकिस्तान 2017 में शायद इसके मेंबर बने थे, ठीक है। इंडिया ज्वाइन 2017 में। इसका पर्पस क्या है, रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, यानी मतलब लोकल रीजनल सिक्योरिटी है, और काउंटर टेररिज्म है, टेररिज्म के अगेंस्ट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, आर्थिक सहयोग करना है, और राजनीतिक स्थायित्व देना है, ठीक, ताकि बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस रीजन में ना हो। इंडिया कब ज्वाइन किया था, 2017 में। पाकिस्तान भी कब ज्वाइन किया था, 2017 में, ठीक। तो 25वीं SCO समिट कहाँ हो रही है, SCO समिट तियानजिन में हो रही है। तियानजिन कहाँ पर है, चाइना में। पार्टिसिपेट करने इंडिया की तरफ से कौन गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। सिंगापुर इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट कंट्री इन एशिया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर सबसे सुरक्षित देश माना गया, सबसे पीसफुल कंट्री, शांत देश है, ठीक। द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। आपको बताया ना, इस तरह सस्टेनेबिलिटी आइडियल चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर होती हैं, नई दिल्ली में होती हैं। कतर हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू अलाउ UPI पेमेंट फॉर इंडियन ट्रेवलर्स विद कटर ड्यूटी फ्री एज द फर्स्ट मर्चेंट टू सपोर्ट इट। कतर, सिंपल से याद करना है, पहला देश बन गया जो UPI पेमेंट अलाउड कर रहा है, ठीक।
इंडियन ट्रैवलर्स को। वैसे पहला यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला देश मेरे ख्याल से नेपाल था। ठीक। Former Brazilian President Jair Bolsonaro was found guilty by Supreme Court majority on Thursday for conspiring to stage a coup after losing the 2022 election, and he was handed a 27-year prison sentence. तो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे कौन, जैर बोल्सोनारो, उसको मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट करने के लिए, चुनाव हार गए थे 2022 का, तो उसमें क्या किया, उन्होंने दम लगाया कि तख्ता पलट कर दिया जाए, तो उसके लिए अपराध माना गया, दोषी माना गया और 27 साल की क्या हुई, कारावास हुई। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के में बहुमत द्वारा 2022 का चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की साजिश रचने का दोषी पाया और उन्हें 27 साल की सजा सुनाई गई। ही विल नाउ स्पेंड नियरली 3 डेकेड्स इन जेल। लगभग 30 साल वो किसमें डिबेट काटेंगे, जेल में। ओके, आगे चलते हैं। ठीक, सुनाई दे रहा है आपको? एक सेकेंड, सुनाई। ठीक, दिल्ली हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, क्या है अगली न्यूज़, क्या है, दिल्ली हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट बजट फ्रेंडली सिटी इन द वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट्स इन क्यूएस रैंकिंग। अब इस तरीके की रैंकिंग वैंकिंग होती रहती है, इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है विद्यार्थियों के लिए मोस्ट बजट फ्रेंडली कंट्री है। दिल्ली हैज क्लाइम टू टॉप ग्लोबली एज द मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी ऑन दिस इंडेक्स। ठीक, दिल्ली है। मुंबई हैज री एंटर्ड इन टॉप 100 लिस्ट सिक्योरिंग 98 पोजीशन। ठीक, मुंबई 98वें पोजीशन पे है। दिल्ली जो है मोस्ट बजट फ्रेंडली सिटी है इन द वर्ल्ड फॉर द स्टूडेंट्स इन क्यूएस रैंकिंग। यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी वगैरह की रैंकिंग करती है, उसमें एक रैंकिंग ये की है कि सबसे बजट फ्रेंडली शहर, देश या राज्य या सिटी कौन सा है दुनिया में, तो उसमें सबसे बजट फ्रेंडली कौन सी है, दिल्ली है। ठीक, चाइना हैज स्टार्टेड बिल्डिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द ब्रह्मपुत्रा। चाइना में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं। इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जिससे बिजली भी बनाएगा, वो बनाना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट जो है एक 167 बिलियन डॉलर्स का है। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाना शुरू कर दिया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 167 अरब डॉलर है। चाइनीज, अगली न्यूज क्या है, चाइनीज साइंटिस्ट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू बाय टर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। इस तरीके की न्यूज बहुत आती रहती है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये भगवान जाने, लेकिन चूंकि अखबार में छप गया। अब क्या होता है, कोई वैज्ञानिक है, उसने लैब में टेस्ट किया और किसी एक को बता दिया, न्यूज़ वाले को। अब न्यूज़ वाला क्या है, घुमा रहा है उस न्यूज़ को। ये ब्रेक थ्रू बहुत बाद में होगा, अभी बस ये न्यूज़ है। रिसर्चर इन चाइना हैव क्रिएटेड अ टेक्निक टू कन्वर्ट मेथनॉल इनटू व्हाइट शुगर। देख रहे हैं, अब ये कार्बन फूड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर मेथनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चमत्कारी खोजें होती रहती हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि लिखा क्यों है, तो आप कम स्लाइड देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कुछ तो पढ़ा ही नहीं रहे, इसलिए भी लिया जा रहा है कुछ न्यूज़। इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव इंटर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये याद रखने की, सीटा याद रखने की जरूरत है। ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, ये फ्री ट्रेड वगैरह करेंगे, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो हम खत्म करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर आल्सो लॉन्च्ड विजन 2035 टू स्ट्रेंथ कॉर्पोरेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी एंड माइग्रेशन। ठीक, तो विजन 2035 लॉन्च किया गया है ताकि डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी में, मतलब साफ सुथरी जो एनर्जी है, और माइग्रेशन में क्या किया जा सके, एक कॉर्पोरेशन बढ़ाया जा सके। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम सीईटीए है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवासन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विजन 2035 भी लॉन्च किया। फ्रांस हैड डिसाइडेड टू एक्नॉलेज पैलेस्टाइन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। फ्रांस ने क्या किया, पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया। द फ्रेंच गवर्नमेंट विल फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर 2025। सो फार अब तक 150 कंट्रीज से ज्यादा ने क्या किया, पैलेस्टीन को एक देश मान लिया या एक स्वतंत्र देश, राज्य मान लिया है। ठीक, यूनाइटेड, अब कौन कौन नहीं माना है जरा देख लेते हैं भाई। 150 देशों ने तो मान लिया है पैलेस्टीन को। इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जानते हैं ना आप, नहीं जानते तो पढ़िए। यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं माना है, जर्मनी ने नहीं माना है, इटली ने नहीं माना है, जापान ने नहीं माना है, साउथ कोरिया ने। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। यूएस, अमेरिका नहीं मानता पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट, जर्मनी नहीं मानता है, इटली नहीं मानता है, जापान नहीं मानता और साउथ कोरिया नहीं मानता। ठीक, अभी तक फ्रांस भी नहीं मानता था, लेकिन फ्रांस क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो क्या इंडिया मानता है, इंडिया मानता है। ठीक, इंडिया जो है, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्टाइन को। ठीक, तो यानी कि इंडिया की दोस्ती इसराइल से भी और पैलेस्टीन से भी है।
द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम नोन एज ग्लोबल स्पेक्स 2030। द इनिशिएटिव एम्स टू मेक अफोर्डेबल आई केयर एक्सेसिबल टू एवरीवन बाय 2030। बहुत सारे टारगेट क्या हैं 2030 तक है, ये 2030 तक, वो 2030 तक। ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नाम के एक वैश्विक पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आंखों की देखभाल, स्पेक्स मतलब क्या होता है, चश्मा होता है ना, उससे से रिलेटेड है। रशिया हैड पुल्ड आउट द INF एग्रीमेंट एज मिसाइल रिलेटेड टेंशन विद यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू एक्सकलेट। ठीक, रशिया एक एग्रीमेंट हुआ था INF, जिसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रिटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रिटी, INF हुआ था। किसके बीच में? यूएस के बीच में और सोवियत यूनियन, जो कि जिसका पहले नाम, अब नाम क्या है, रशिया है। इसके बीच में एक ट्रिटी हुई थी कि न्यूक्लियर फोर्सेस का यूज नहीं करेंगे। तो टेंशन बढ़ गई इस समय रशिया और यूएस के बीच में, तो रशिया ने उस ट्रिटी से बाहर हट गया कि वो अब वो ट्रिटी को नहीं मानता। ये 1987 में हुई थी ट्रिटी, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और किसके बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में, और 1988 में इफेक्टिव हुई थी। INF याद रखना, नाम याद रखना, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रिटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रिटी। मिसाइलों को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने INF समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि पर 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे, और यह जून 1988 में लागू हुई थी। साउथ अफ्रीका हैज स्टार्टेड एम्बेडिंग रेडियो आइसोटोप्स इन राइनो हॉर्न्स टू डिस्करेज इलीगल पोचिंग। ठीक। अब क्या होते थे कि जो राइनो होते हैं उनके हॉर्न को काट कर ले जाते हैं, कौन? पोचर जो है, उनको, जो शिकारी हैं, उनको काट कर ले जाते हैं और बेचते हैं। तो अब क्या कर दे रहे हैं कि उसमें रेडियो आइसोटोप्स डाल दे रहे हैं, किसमें? उसके हॉर्न में, तो जिससे लोकेशन वगैरह उस हॉर्न की हमेशा पता चलती रहेगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर सैंड इन साउथ अफ्रीका हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एंटी पोचिंग ड्राइव बाय इंजेक्टिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इनटू राइनोसोरस हॉर्न्स। दिस प्रोग्राम इज बीन बैक्ड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब सोचिए, राइनो को बचाने में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पार्टिसिपेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। ठीक। सेम वही न्यूज़ हिंदी में भी है। मोल्डोवा हैज बिकम द 107th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इनिशिएटिव है इंडिया का, जिसमें मोल्डोवा 107वां कंट्री बन गया है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 बाय इंडिया। 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। और कौन था इंडिया के अलावा? और को फाउंडर कौन था? फ्रांस में था। और कब हुआ था? 2025 समिट हुआ था जो पेरिस में, सॉरी, दो COP 21वां जो हुआ था, कब हुआ था? 2015 में। और कहाँ हुआ था? पेरिस में। तो वहीं पर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी इंडिया और फ्रांस ने। इसमें सोलर अलायंस में क्या है कि जो वो कंट्रीज का अलायंस है जहां पर सन की रोशनी 12 महीना बढ़िया से पड़ती है, जिससे कि हम सोलर एनर्जी का यूज करके क्या कर सकते हैं, बिजली वगैरह बना सकते हैं। ठीक। तो उनका अलायंस है। ब्रिटेन हैज डिक्लेयर्ड प्लान्स टू रिड्यूस मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 18 टू 16 ईयर्स। इंडिया में वोटिंग एज कितनी है? 18। ब्रिटेन अब क्या करने जा रहा है? ब्रिटेन में भी 18 थी, ब्रिटेन अब उसको घटाने की क्या करने जा रहा है? 16 करने जा रहा है। ठीक। अच्छी बात है। द आयुसियन 16 कर देना चाहिए, और जो 70 साल से ऊपर है ना, उनको लड़ने दे देना चाहिए, ना वोट देने देना चाहिए, मेरा मानना है। द आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन अबू धाबी 2025। आयुसियन जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसकी एक मीटिंग होने जा रही है, कहाँ? अबू धाबी में। दिस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड वंस एवरी 4 ईयर्स। तो ये जो कांग्रेस है, ये मीटिंग हर साल सॉरी, हर 4 साल में एक बार आयोजित होती, इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई। आयुसियन कांग्रेस की मीटिंग की, वो कांग्रेस कहाँ होने जा रही है? अबू धाबी में। ठीक। और कब होगी? 2025 में। और ये कब होती है? हर 4 साल में एक बार। तो 4 साल में एक बार आयोजित होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहाँ पे आयोजित हो रही है? अबू धाबी में। इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 बेंगलुरु वॉज प्लेस्ड एट नंबर 26। आर्टिफिशियल सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु 26वें नंबर पर है। ठीक। टॉप रैंकिंग्स वॉज सिंगापुर फॉलोड बाय सियोल। सियोल किसकी कैपिटल है? साउथ कोरिया की। और सेकंड प्लेस पे है सियोल, और थर्ड प्लेस पे कौन है? बीजिंग। बेंगलुरु किस प्लेस पे है? 26वें पर। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स। ठीक। AI से रिलेटेड सबसे बढ़िया AI वगैरह का इन्वेंशन वगैरह कहाँ होता है, उसमें बेंगलुरु 26वें नंबर पर। पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर सियोल है, और तीसरे नंबर पर बीजिंग है। बेंगलुरु कितने नंबर पर है? 26 नंबर पर। द यूनाइटेड नेशंस इक्वेटर प्राइज 2025 इज बीइंग प्रेजेंटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इक्वेटर प्राइज है, इंपॉर्टेंट प्राइज है, यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज। इसको कौन देता है? UNDP देता है। अ टोटल ऑफ 10 कम्युनिटीज विल रिसीव दिस ऑनर फॉर वुमेन लेड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन with participating countries including Argentina, Brazil, Ecuador, India and others.
यूएनडीपी अवार्ड देता है, उस अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज। इक्वेटर समझिए बराबरी के सेंस में कहा जा रहा है, बराबरी। तो ये बराबरी किसकी, पुरुषों को औरतों को बराबरी के बारे में बात की जा रही है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वुमेन लेड है, मतलब नेचर को बचाना नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, लेकिन उन लोगों को अवार्ड मिल रहा है जो औरतें हैं, उन औरतों को अवार्ड मिल रहा है जो ऐसे सॉल्यूशंस खोज रही हैं, उन औरतों को ये अवार्ड दिया जाता है जो ऐसे सॉल्यूशंस खोज रही हैं जो कि नेचर बेस्ड हो, ठीक है, ताकि नेचर को नुकसान भी ना हो। रिप्रेजेंटिंग इंडिया द बीबी, रिप्रेजेंटिंग इंडिया द नहीं लगा, बीबी सॉरी द लगेगा, ओके। द बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका हैज सिक्योर्ड दिस अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कहाँ पर, धारवाड़ में, कर्नाटका में, इसका नाम है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको ये अवार्ड उसको भी मिलेगा, ठीक। अगला क्या, स्टॉकहोम इन स्वीडन हैज बीन सिलेक्टेड एज द लोकेशन फॉर नेटोज न्यू लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर। नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अब कहाँ पर होगा, स्टॉकहोम में होगा, लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर याद रखिए। वैसे तो नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। With this development, Sweden has officially become the 32nd member of NATO. NATO का 32वां मेंबर कौन बन गया है, स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन के स्टॉकहोम को नाटो के लॉजिस्टिक्स मुख्यालय के लिए चुना गया। इसके साथ ही स्वीडन आधिकारिक रूप से नाटो का 32वां देश बन गया है। बेसिक देख लेते हैं नाटो का। नाटो का बेसिक्स क्या, गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1949 में, वॉशिंगटन ट्रीटी से इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसल्स, बेल्जियम में। 32 कंट्री हैं। पर्पस क्या है, कलेक्टिव डिफेंस है। इसमें एक आर्टिकल 5 है, नेटो के जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल क्या है, 5 है। ये आर्टिकल 5 कहता है कि अगर इन 32 कंट्रीज में एक भी कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है इन 32 से बाहर, तो माना जाएगा कि सब पे अटैक हुआ और सब लोग मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। न्यू दिल्ली होस्टेड अ सेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स का यूज रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेशन होस्ट हुआ। द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑफिशियली बिकेम इफेक्टिव इन 1997। इंडिया इज अमंग द कंट्रीज दैट हैव साइंड दिस कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक। ये 1997 में हुआ था, इंडिया 1998 में साइन किया, ठीक। और ये कहता है कि केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करना है युद्ध में, ठीक। नई दिल्ली में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बैठक आयोजित की गई। रासायनिक हथियार सम्मेलन 1997 में लागू हुआ। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट न्यूज क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटिंग नाउ रिपोर्ट, इंडिया स्टैंड एट 6th प्लेस ग्लोबली इन द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। कह रहा है कि मान लिया अर्थ है, इसमें सैटेलाइट चक्कर लगा रही हैं, ऐसे सैटेलाइट्स हैं, क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। यहाँ एक सैटेलाइट है, चक्कर लगा रही है, बहुत सारी सैटेलाइट है। तो ये देशों की ही तो सैटेलाइट हैं, ये सैटेलाइट किसकी हैं, कंट्रीज की हैं। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होने में इंडिया छठे नंबर पर है, ठीक। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होने में इंडिया छठे नंबर पे, 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर पर कौन होगा, यूएसए होगा। दूसरे नंबर पर कौन होगा, चाइना। तीसरा, चौथा, पांचवा आपको पता करना है। छठा कौन है, इंडिया। ऑर्बिटिंग नाउ रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या के मामले में भारत विश्व में छठे स्थान पर है। हो सकता है कि दूसरे स्थान पर या दूसरे या तीसरे स्थान पर वो हो, जो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। हो सकता है स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, वो भी हो सकता है हमसे ज़्यादा लॉन्च की हो। देखिएगा, अ पीस डील फैसिलिटेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट वाज साइंड इन रवांडा। आपने पढ़ा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बताते रहते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि यहाँ का युद्ध रुकवा दिया, वहाँ का युद्ध रुकवा दिया। तो लेकिन एक्चुअली में एक कॉन्फ्लिक्ट उसने सच में रुकवाया। इसके बीच के बीच में रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका के एक देश हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो एक डील करा करके रुकवा दिए, ठीक। किसके अंडर में, यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो। लीडिंग द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, द यूनाइटेड स्टेट टॉप द लिस्ट विथ सैन फ्रांसिस्को आइडेंटिफाइड एज द वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल। सैन फ्रांसिस्को को दुनिया का यूनिकॉर्न कैपिटल का मतलब ये है कि वो शहर दुनिया का जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लॉन्च किए जाते हैं, $1 बिलियन से बड़े, उन्हीं को यूनिकॉर्न बोलते हैं। सिक्योरिंग थर्ड पोजीशन ओवरऑल, इंडिया रिमेन्स अमंग द टॉप रैंक कंट्रीज। इंडिया किसने नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। फ्रॉम टोटल पूल ऑफ 1523 यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड वाइड, 758 आर बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स अलोन। 1523 यूनिकॉर्न है दुनिया में, 1523, उसमें से 758 अकेले कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में। विद इंडिया देयर आर, विद इन इंडिया, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है, 64। अमेरिका में कितने हैं, 758। दुनिया में कितने हैं, 1523। इंडिया में कितने हैं, 64।
मोस्ट ऑफ देम कॉन्सेंट्रेटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। आप बेंगलुरु भी आंसर कर सकते थे कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको लगेगा कि स्टार्टअप वगैरह जो है बेंगलुरु में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें कहाँ है, गुरुग्राम में। सॉरी। द बिग ब्यूटीफुल बिल वॉज डिजाइन टू ब्रिंग रिफॉर्म्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन यूनाइटेड स्टेट। ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ही एम्बिशियस प्लान था। इसका नाम था नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। इसमें क्या रहा है, अमेरिका में आर्थिक सुधार ले आ जाएंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल एज स्टेटेड इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, अंकटाड इंडिया होल्ड्स द 15th पोजीशन अमंग कंट्रीज रिसीविंग एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर। ठीक, किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 कौन निकालता, अंकटाड निकालता, यूएनसीटीएडी निकालता। इसमें इसने बताया कि इंडिया कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर। इंडिया में कितना एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 27.6 बिलियन डॉलर, 27.6 बिलियन डॉलर। अगली न्यूज़ क्या है, मार्किंग दी 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया कन्वीन्ड इन दी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, क्वाड कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो वाशिंगटन डीसी में मीटिंग करते हैं। क्वाड कंट्रीज क्या है, यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बन रहा है ना, तो इसलिए क्वाड बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस मीटिंग द फोर नेशंस introduced the Quad Critical Mineral Initiative to ensure a secure, diversified, sustainable supply chain for critical minerals। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच के विदेश मंत्री वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए। ठीक, बैठक के दौरान चारों देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना, विविधीकृत करना और टिकाऊ बनाना है। ठीक, ऑन जुलाई 1 इलॉन मस्क कंपनी स्टारलिंक रोल्ड आउट इट्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन श्रीलंका। आपको पहले उसमें बताया था कि इलॉन, अभी हमारे पास किससे इंटरनेट कैसे जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स से। फाइबर ऑप्टिक्स ये समुद्र में जमीन पर बिछे क्या है, केबल है, इसमें इसी में इंटरनेट सिग्नल फ्लो करता है। लेकिन इलॉन मस्क कह रहा है कि हम सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल भेजेंगे, जहां पर केबल बिछाना असंभव है वहां पे हम किससे सिग्नल भेजेंगे, सैटेलाइट से। तो उस तरीके से श्रीलंका एक तीसरा साउथ एशियन कंट्री बन गया। ठीक, अर्लियर द सर्विस हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन भूटान एंड बांग्लादेश। तो एशिया के, साउथ एशिया के और दो देश कौन है भाई, श्रीलंका तो तीसरा बना है ना, तो बाकी के दो देश कौन है, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्या है, टॉपिंग द ग्लोबल लिस्ट अटलांटा एयरपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट वाज आइडेंटिफाइड एज वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन है, अटलांटा। अक्सर आप हीथ्रो वगैरह सुनते होंगे, लेकिन अभी कौन है, अटलांटा। क्लेमिंग द सेकंड स्पॉट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लोजली बिहाइंड। सेकंड नंबर पे कौन है, दुबई है। पहले नंबर पर कौन है, अटलांटा है। कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट में। दुबई दूसरे नंबर पर कौन है, दुबई वाला। अर्निंग 9th प्लेस ऑन इट्स रैंकिंग, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फीचर्ड अमंग टॉप 10। 10 में से 9वें नंबर कौन पर है, 9वें नंबर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली वाला। वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट है, दूसरे नंबर पर दुबई का है, तीसरे 9वें नंबर पर इंडिया का इंदिरा गांधी वाला। नामीबिया हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू इम्प्लीमेंट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इम्प्लीमेंट करने वाला नामीबिया। नामीबिया अफ्रीका का तीसरा देश बन गया है। नामीबिया भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश, सॉरी तीसरा नहीं, पहला। ठीक, ओवरऑल पहला देश कौन था, नेपाल, याद रखिए। इन जुलाई 2025 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन गेव अप्रूवल फॉर द बुल्गारिया टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। ठीक, बुल्गारिया ने क्या किया है, यूरो जोन में आ गया। बुल्गारिया किस में आ गया, यूरो जोन में, यानी कि बुल्गारिया में भी अब अपनी करेंसी नहीं बल्कि यूरो चलेगी। ठीक, यूरो। विद दिस डिसीजन बुल्गारिया विल बिकम 21st कंट्री टू ज्वाइन द यूरो जोन। यूरो जोन को ज्वाइन करने वाला 21वां देश बन गया। कौन, बुल्गारिया। नेटो को ज्वाइन करने वाला आखिरी देश कौन था, 32वां देश कौन था, स्वीडन। ठीक, यूरो जोन को ज्वाइन करने वाला 21वां देश कौन है, बुल्गारिया है। द नेशन विल रिप्लेस इट्स लोकल करेंसी द लेव विद द यूरो। अभी उस बुल्गारिया में कौन सी करेंसी चलती थी, उस करेंसी का क्या नाम था, LEV, लेव। उसकी जगह अब क्या चलेगा, यूरो चलेगा। ओके, द ट्रांजिशन इज शेड्यूल्ड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से लेव की जगह क्या चलेगा, यूरो चलेगा। कहाँ पर, बुल्गारिया में। ठीक, इस तरीके से बुल्गारिया 21वां कंट्री हो गया।
जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दी। इस फैसले के साथ बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां देश बन जाएगा। यह देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में परिवर्तित करेगा। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ड्यूरिंग हिज विजिट, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्राजील, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक पार्ट इन द 70th ब्रिक्स समिट होस्टेड इन रियो जनरियो। ये तो इंपॉर्टेंट है, सॉरी अभी तो मिस कर गया होता। BRICS ब्रिक्स का 70वीं मीटिंग कहाँ पर हुई थी? रियो दी जनरियो में हुई थी। ठीक, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। एट द समिट इंडिया एंड ब्राजील हेल्ड टॉक्स ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये नहीं पढ़ना, और मर्कुर से, ये सब भी नहीं पढ़ना, बस याद रखना 70वीं ब्रिक्स मीटिंग कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। कहाँ पर? ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल तो नहीं, ब्राजील का एक इंपॉर्टेंट शहर है रियो डी जेनेरियो। स्टार्टिंग इन जुलाई 2025, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान आर सेट टू बिकम ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सा? NDB। ये इसको और क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक। ठीक, तो कोलंबिया इसका नया मेंबर बन जाएगा। विद देयर इंक्लूजन द बैंक टोटल मेंबरशिप विल राइज टू 11। अभी तक कितने देश हैं? 10। और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान से आ जाने से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। ये भी हिंदी में सेम नहीं होता। इन जुलाई 2025 रशिया फॉर्मली बिकेम द फर्स्ट नेशन टू ग्रांट ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन टू तालिबान लेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। आपको पता है यूएसए जब गया तो फिर से किसका कब्जा आ गया अफगानिस्तान पे? तालिबानियों का। तो इस तरीके से रशिया तालिबानी जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश बन गया। इंडिया तो अभी नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन स्लोली अनऑफिशियली ट्रेड करना या बातचीत करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है उसके कुछ मेंबर जो है इंडिया आए हुए थे और फॉरेन मिनिस्ट्री और वगैरह और ऑफिशियल से मिले भी। Renowned American entrepreneur Elon Musk has launched a new political party called अमेरिकन पार्टी। इलॉन मस्क ने एक नई पार्टी लॉन्च की है, अमेरिकन पार्टी। अभी तक अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। क्या है? सिर्फ 2 पार्टी हैं। कौन कौन सी? एक तो रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। ठीक, डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिकन की इस समय सरकार है। रिपब्लिकन के प्राइम प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों, अभी तक इलॉन मस्क इसको सपोर्ट करता था, किसको? रिपब्लिकन को, लेकिन कुछ बात बिगड़ गई तो अब ये नाराज हो गया। अब ये क्या करने जा रहा है? तीसरी पार्टी स्टैब्लिश करने जा रहा है जिसका नाम है अमेरिकन पार्टी। अमेरिका में 400 सालों से या 300 250 सालों से यही 2 पार्टी हैं। कौन? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। ठीक, रिपब्लिकन का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है इस समय? इस समय प्रेसिडेंट रिपब्लिकन का है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले जो बाइडेन थे वो किसके मेंबर थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के। रिपब्लिकन पार्टी समझ लीजिए जैसे अपने यहाँ बीजेपी, और डेमोक्रेटिक पार्टी अपने यहाँ समझ लीजिए कांग्रेस। ठीक, स्टैंड व्यू पॉइंट वैसा ही है। रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि अमेरिका फर्स्ट है, बीजेपी भी कह रही है कि ठीक है इंडिया फर्स्ट है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि ठीक है सब लोग इक्वल हैं, आने दीजिए सबको, दंगा करने दीजिए। इसी तरीके से अपना अप्रोच कहाँ पर है? कांग्रेस का है। The World Health Organization has introduced 3x35 initiative to promote stronger public health measure। 3x35 इनिशिएटिव किसने शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3x35 इनिशिएटिव ये कह रहा है कि द प्रोग्राम्स कॉल्स ऑन कंट्रीज टू रेज द एक्चुअल प्राइसेस ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स बाय एटलीस्ट 50% बाय 2035 थ्रू हेल्थ रिलेटेड टैक्सेस। कह रहा है कि टोबैको पर, अल्कोहल पर और जो चीनी वाले ड्रिंक्स हैं उनमें 2035 तक, 2035, इसी का 35 है। और ये जो 3 है, टोबैको, अल्कोहल और शुगर, इसी का 3 यहाँ पर है, इनका प्राइस जो है 50% बढ़ा दिया है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है? 3x35। 2035 तक 3 चीज़ों का प्राइस 50% बढ़ा दिया जाए। तो इसी इनिशिएटिव को क्या कहा जा रहा है? 3x35। इसको लाया कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए 3x35 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2035 तक 3 चीज़ों के दाम को 50% बढ़ा देना है। किसके? वो 3 चीज़ें क्या हैं? टोबैको है, अल्कोहल है, शुगरी ड्रिंक्स है। कितने परसेंट से? 50% से। कब तक? 2035 तक। किसने शुरुआत किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नाम क्या है? 3x35। Following a leaked phone conversation with former Cambodian Prime Minister Hun Sen, Thailand's constitutional court removed प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा फ्रॉम एक्टिव ऑफिस। अब ये क्या था कि आपको पता है ना, पिछले न्यूज़ में बताया था कि यहाँ कंबोडिया, यहाँ थाईलैंड है, यहाँ इनके बीच में क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक पर्सनल कॉल हो गई थी। उस कॉल को, वो कॉल लीक हो गई। तो उसमें कुछ ऐसी बातें थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो इसीलिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने थाईलैंड के इनको रिमूव कर दिया। किसको? पैंगटॉन शिनावात्रा को। ठीक, अभी यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, यूपीएससी, इसका एग्जाम ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था। उसमें पूछा था, उसमें डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा था कि किन 2 कंट्री, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको किसके बीच के फोन कॉल के होने की वजह से किस देश की
प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन कॉल पे बात करने की वजह से वहाँ की कोर्ट ने रिमूव कर दिया। तो वो आंसर क्या था? कंबोडिया। अंडर यूएस मेडिटेशन रवांडा एंड, ठीक है, ये पीछे बताया। यूएस मेडिटेट कर रहा है किसके किसके बीच में? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में मेडिटेशन कर रहा है। बहुत नाक घुसाने की इसको समझ। यूएस बहुत जगह क्या करता है? टांग अड़ाता है, और यूएस जहां पहुंच गया वो देश बर्बाद। India's IFCO has revealed plans to establish its first overseas nano fertilizer manufacturing plant in Brazil। पहला नैनो फर्टिलाइजर, एक किसी और न्यूज में भी पढ़ा चुका हूँ, शायद नेशनल में पढ़ा चुका हूँ आपको। नैनो फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री इफ्को जो है ब्राजील में लगाने जा रहा है। Two state of the art locomotive engines have been shipped by Indian Railways to African nation Mozambique। बहुत बढ़िया लोकोमोटिव, लोकोमोटिव क्या होता है? लोकोमोटिव मतलब रेल के इंजन इंडिया ने कहाँ सप्लाई किए हैं? मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक कहाँ है? मोजाम्बिक, अफ्रीका। In Hong Kong, China has set up international arbitration organization backed up by more than 30 countries to handle disputes between nations operating in manner similar to International Court of Justice। ये इंपॉर्टेंट है। आईसीजे अभी तक क्या करता था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता था? दुनिया के देशों के बीच में जो अगर विवाद हो उनको सुलझाने की ये कोशिश करता था। उसी के तर्ज पे चाइना ने एक लॉन्च किया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मध्यस्थता करेगा और इसको ऑलरेडी 30 कंट्रीज ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तरीके से ये आईसीजी को क्या कर रहा है? आईसीजे को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। हांगकांग में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिसे 30 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। इसका उद्देश्य देशों के बीच के विवाद को निपटारा करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह कार्य करेगा। ठीक। इंटरनेशनल, आई यहाँ छूट गया, एक सेकंड, यहाँ पर आई, देयर इज एन आई, यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ? हेग में है, नेदरलैंड्स में। ये सेटल क्या करता है? लीगल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज के बीच की लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। इसमें 15 जज होते हैं और 9 साल के लिए चुने जाते हैं। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। तो जैसे आईसीजे होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, उसी तरीके से होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। ये 2002 में स्टेब्लिश हुआ था। ये कब स्टेब्लिश हुआ? बहुत पहले स्टेब्लिश, 1945 में, लेकिन ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर भी हेग, नीदरलैंड्स में। तो आईसीजे जो 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है, हेग में। और जो ये दूसरा वाला, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड्स में। ठीक। A newly published report indicates that Germany surpassed Japan in 2024 as emerged the third world's biggest lending nation। ठीक है। अब तक उधार देने में तीसरे नंबर पे कौन था? जापान। लेकिन अब कौन पहुंच गया? जर्मनी। तो जर्मनी जब जब उधार बांटना शुरू किया, दुनिया में युद्ध हुआ है। ठीक। खत्म। इंटरनेशनल, अब ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ? जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था या वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तो भी बहुत ज़्यादा लेंडिंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो जर्मनी जो है जापान को पास करके तीसरे नंबर पर आ गया लेंडिंग करने के मामले में। ठीक। इस तरीके से मेरे ख्याल से खत्म हुआ आपका। ओके, थोड़ा सा मैं कोर्स बेच लूँ आपको। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया कोर्स है दुनिया का, यहीं खरीदिए, कहीं और मत जाइए। इससे बढ़िया कोर्स कुछ भी नहीं बना है। ठीक। 15 MCQ, 15 मॉक मिलेंगे एक्चुअली। ठीक। 15 मॉक मिलेंगे, 99 में डिटेल सोल्यूशन वगैरह मिलेगा आपको। हिंदी में मिलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश में। पेपर 2 के लिए चाहिए, पेपर 2 के लिए मिलेगा। पेपर 1 चाहिए, पेपर 1 के लिए मिलेगा। बुनियाद है, इसका नाम नींव है। ठीक है, खरीदिए। हमारे इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी मिल सकता है। जहाँ से मन हो वहाँ से आप खरीदिए। बस एक बार ऐप पर विजिट करिए। सिलेक्ट सिविल्स नाम का हमारा ऐप है। इस फ़ोन पे आप फ़ोन करके इनको परेशान कर दीजिए, गूगल प्ले पर आपको मिलेगा। ओके, नहीं परेशान मत करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए। ओके, जोक्स अपार्ट, आपको क्या करनी है? पढ़ाई, एआई पढ़ाई। ठीक है, तो खत्म करते हैं लेक्चर को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।